ठीक है स्टूडेंट्स, तो अमाइंस की बेसिक नेचर की जब बात चल रही है तो अमाइंस की बेसिक नेचर की बात चल रही है तो फिर साथ में हमको केबी यानी कि उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट केबी और पीकेबी को भी हमको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, क्योंकि अब जब हम आगे जब अमाइंस के बेसिस स्ट्रेंथ के ऑर्डर बनाएंगे तो हमसे केबी के पीकेबी के ऑर्डर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट काम है केबी और पीकेबी के लिए काम करना। केबी का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, और हमको पता है कि अमाइंस बेस है तो इसलिए उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट केबी की टर्म से बोला जाएगा और केबी से ही फिर हम बनाएंगे पीकेबी, है ना। इसी तरह से अगर एसिड होते हैं तो एसिड के लिए क्या बोले जाते हैं, के ए बोला जाता है और पी के ए बोला जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बेस की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट केबी एंड पी के ए। ठीक है, आइए देखें कैसे, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमाइंस बोल दें या बेस बोल दें, है ना। अमाइंस और बेस यानी क्या है, नोटेशन क्या है, अमाइंस और बेस कर लेते हैं और क्या है नोटेशन केबी एंड देखते हैं साथ में पीकेबी, केबी एंड पीकेबी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमाइंस केबी एंड पीकेबी। ठीक है, समझते हैं कैसे बनाएंगे, है ना। अमाइंस है, हमको पता है कि अमाइंस को अगर वाटर में डिसोल्व करेंगे, अमाइंस को वाटर में अगर डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा, अमाइंस और वाटर से ये बनेगा, देखो क्या होगा, RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, आ रहा है समझ में, बिल्कुल वैसे जैसे अमोनिया के साथ करते हैं ना, अमोनिया और वाटर से क्या बनता है, अमोनिया और वाटर की अगर रिएक्शन कराते हैं अमोनिया और वाटर से तो इसके सिमिलर समझ लो, तो ये बन गया अमोनियम आयन। ठीक है, और ये बन गया क्या, OH नेगेटिव आयन। अब आप यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। मैं साइड में लिख देता हूं, है ना। पीडीए एंड पीएबी। पीडीए का मतलब प्रोटॉन डोनर क्या, एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड, ये तो हो गया क्या पीडीए। पीएबी प्रोटॉन डोनर क्या, प्रोटॉन डोनर बेस, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्टर, डोनर क्या, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टर बेस। ठीक है, तो पीडीए और पीएबी तो प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। तो अब यहां देखो, है ना, यहाँ RNH2 ने क्या किया, अगर यहां से देखे तो इसने प्रोटॉन को H प्लस को क्या किया है, गेन किया, H प्लस को गेन किया, तो ये तो हो गया क्या, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, इसको तो बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस। और ये डोनेट कर रहा है तो ये हो गया प्रोटॉन डोनर एसिड, इसको बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो ये पीएबी और ये पीडीए हो गया, तो इसी तरह से बन जाएंगे, तो ये बेस और ये एसिड, तो इस तरह से ये CaCb बन गए इनकी, ये Ca हो गया और ये हो जाएगा Cb। ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल सिमिलर है जैसे अमोनिया और वाटर की रिएक्शन से अमोनियम और OH आयन बनते हैं, बस कुछ भी नहीं है, अमोनियम के एक H की जगह पे क्या हो जाता है, एक R हो जाता है, बाकी सब कुछ वैसा ही। ठीक है, अब ये क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, अब रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल में तो इक्विलिब्रियम भी आएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, है ना, जिसको हम केसी केपी ये सब लिखते हैं, तो केसी लिखते हैं। देखो अब सब केसी लिखते हैं तो सब केसी क्या लिखा जाएगा, केसी। ठीक है, केसी क्या लिखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन का लिखना है अपन को, है ना, क्या लिखा जाएगा, देखो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, यही तो होता है, ये लिखा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन RNH2 और साथ में वाटर। ठीक है, अब वाटर हमने ले रखा होता है एक्सेस में, वाटर जनरली हम किस में ले लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं। अब वाटर अगर एक्सेस में है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो नेग्लिजिबल है ना। तो वाटर एक्सेस में तो इसको ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर ये क्या होता है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमको पता है एक्सेस वाटर है तो थोड़ा सा नेग्लिजिबल चेंज आएगा, तो यानी एक तरह से क्या है, ये कांस्टेंट है। अब केसी ये कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों को मिला देते हैं, एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं, क्या, केबी। क्या लिख देते, केबी। केबी किसकी जगह पे लिखा हुआ है, केबी, देखो पहले ये लिख देते हैं, क्या बचा, RNH3, ठीक है, पॉजिटिव, OH नेगेटिव और फिर नीचे क्या रहेगा, RNH2। ठीक है, ये रहा।
तो अब ये बन गया है क्या, केबी। और ये केबी अपन ने किसकी जगह पे लिखा है, केसी इंटू वाटर। ये वाटर को भी यहां लिया है, केसी एक कांस्टेंट था ही, ये पहले से कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट हो गया, दोनों कांस्टेंट को मिला के केबी लिख दिया। मैं साइड में लिख देता हूं, यानी केबी हमने लेके आए किसकी जगह पर, केसी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इस पूरे को है ना, केसी इंटू वाटर की कंसंट्रेशन को केबी लिख दिए, केबी हमने यहां कर दिए। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये तो हो गया केबी। अब केबी का बेसिक स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो केबी बता रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट को, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब केबी की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, केबी की न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, केबी की न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी, इसका मतलब डिसोसिएशन क्या हुआ होगा, ज्यादा होगा। या आप ये भी बोल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आया होगा, ज्यादा आया होगा। तो केबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा मतलब कि OH आयन की कंसंट्रेशन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। डिसोसिएशन ज्यादा होना, OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होना, ये सब क्या है, ये बताता है कि बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर केबी की वैल्यू ज्यादा आती है तो बेस कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर केबी की वैल्यू कम आ रही है, कम आने का मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कम आ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, OH आयन की कंसंट्रेशन कम आ रही है, इसका मतलब बेस कैसा है, वीकर बेस है, ठीक है। तो केबी की वैल्यू का और बेसिस स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्टली का रिलेशन हुआ। केबी की वैल्यू जितनी ग्रेटर, जितनी ज्यादा, बेसिस स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा। तो एक रिलेशन को अपन यहां से ये बनाते हैं कि बेसिस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, केबी के। बेसिस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी। एक रिलेशन तो ये बना, आया समझ में। बेसिस स्ट्रेंथ क्या होती है, केबी। जिस बेस का केबी जितना ग्रेटर होगा उसकी बेसिस स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखते हैं पीकेबी क्या है। पीकेबी बिल्कुल वैसे ही जैसे पीएच होता है, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, तो वैसे ही पीकेबी बनता है माइनस लॉग ऑफ केबी, है ना। तो सिंस पीकेबी इक्वल्स टू क्या, माइनस लॉग ऑफ क्या, केबी, ठीक है। पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी होता है। अब केबी और पीकेबी का रिलेशन यहां से देखें तो केबी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो पीकेबी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि साइन क्या लग रहा है, नेगेटिव साइन लग रहा है। तो दोनों में रिलेशन आएगा इनवर्सली का। तो पीकेबी एंड केबी का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली का, ठीक है। आगे यहां से सामने पीकेबी और केबी का रिलेशन इनवर्सली का है, क्योंकि आगे साइन कैसा लग रहा है, साइन यहां लग रहा है नेगेटिव, इसलिए रिलेशन कैसा आएगा, इनवर्सली का। तो बेसिस स्ट्रेंथ के साथ अगर पीकेबी का रिलेशन लिखें तो बेसिस स्ट्रेंथ और पीकेबी क्या रिलेशन आएगा, बेसिस स्ट्रेंथ है ना, एंड पीकेबी का रिलेशन आएगा इनवर्सली का। आ गया, आ रही है बात समझ में। केबी के साथ कैसा था, डायरेक्टली अगर दोनों को एक साथ लिख दूं तो यही अपन केबी कर लेते हैं, केबी के साथ डायरेक्टली, पीकेबी के साथ इनवर्सली, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस का केबी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का केबी ज्यादा होता है, पीकेबी कम होता है। स्ट्रॉन्गर बेस का केबी क्या होगा, ज्यादा, और पीकेबी कम होगा, है ना। अब क्वेश्चन जैसे कैसे पूछा जाएगा, है ना, कि मिथाइल अमाइन का पीकेबी क्या है, कम है, किससे, एनिलीन से। मिथाइल अमाइन का पीकेबी द पीकेबी वैल्यू ऑफ मिथाइल अमाइन इज लेस देन दैट ऑफ एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन से कम है, तो पीकेबी कम होने का मतलब कि मिथाइल अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस है। मिथाइल अमाइन कैसे बेस हो गए हैं, स्ट्रॉन्गर बेस हो गए। और फिर रीजन आपको पता ही, हमने डिस्कस कर लिया रीजन, तो रीजन बता देना है, वो 3 फैक्टर आपको बता देना है, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट और बनने वाले की स्टेबिलिटी, ये सबसे आप इनको समझा सकते हो। आया समझ में। तो ये होता है किसी बेस के लिए केबी, पीकेबी, ये सब चीजें। आ गया, ये था।